हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 जल संसाधन। ये भूगोल कक्षा 10 का बुक का चैप्टर है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का नोट्स वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, और उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके सबसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा और इसको भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ करके यहाँ पे नोट्स तैयार किया गया है। बहुत ही मेहनत लगता है, और इस मेहनत के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोट्स का वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन क्या होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जल संसाधन का हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जल इस धरती पर उपस्थित सभी जीव जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो कहने का मतलब है कि जो जिस वातावरण में हम रहते हैं, इस वातावरण में जितने भी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जितने भी सजीव रहते हैं, आप यहाँ पे सजीव भी लिख सकते हैं, जितने भी सजीव हैं सभी के लिए जल सबसे उपयोगी और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। चाहे हमें भोजन बनाना हो, चाहे हम लोगों को पीना हो, तो हर जगह पे हम लोगों का जल संसाधन उपयोगी होता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जल के बिना जीवन का होना सोचना भी नामुमकिन है। मतलब कि जल के बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जल ही जीवन है। आगे लिखा हुआ है इसे इसलिए कहते हैं जल ही जीवन है। और ये कोट आप लोग बहुत ही जगह पे लिखे हुए देखे होंगे। तो जल ही क्या स्टूडेंट, जीवन है। दूसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है इस धरती पर जल की मात्रा 3/4 है। तो जो जल की मात्रा है हमारे इस पृथ्वी पर 3/4 है। कहने का मतलब देखिए, ये हमारा गोल सा पृथ्वी है, ठीक है। तो इसमें 3/4 कहने का मतलब है 3/4। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। और 4 टुकड़ों में जल कितना है, तो जल हमारा इतना है। 3 भाग हमारा जल से घिरा हुआ है, और एक ही भाग हमारा क्या है, धरती है, जिसमें हमारा संसार बसा हुआ है। हम लोग मनुष्य रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल झाड़ है, सारा का सारा धरती के क्षेत्र में आता है। उसके बाद 3 भाग सिर्फ पानी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु उपयोग में लाने योग्य जल बहुत ही कम है। उपयोग में लाने योग्य जल का मतलब है कि आप यहाँ से 3 भाग निकाल दीजिए, ठीक है। इस रोटी से हम क्या करते हैं, 3 भाग को निकाल देते हैं। तो जो 3 भाग में हमारा जो ये जो बच रहा है, तो इसी में हमारा जल है। तो इसमें भी बोल रहा है कि बहुत ही कम मात्रा में उपयोगी जल है। कहने का मतलब है कि जितना भी जल है वो सारा का सारा समुद्र में समाया हुआ है, और वह लवणीय जल। लवणीय जल मतलब होता है कि उसमें नमक की मात्रा है। तो उस जल को तो हम लोग पी नहीं सकते हैं, वो क्या है, खारा जल है। और लगभग लगभग कितना है, 2.5 2.5 पानी ही क्या है, पीने योग्य है। इतना ये जो पूरा 100% है, इसमें से जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, ये जो रंगीन भाग हम यहाँ पे किए हैं, यही सिर्फ पीने योग्य है, बाकी लवणीय जल है। 97.5% जल है लवणीय जल है, जिसे हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अलवणीय जल, पीने योग्य जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। तो जो पीने योग्य स्रोत है, जो पीने योग्य जल है, वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। और ये हमारा VBI क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैक वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि अलवणीय जल कहाँ से प्राप्त होता है हम लोगों को, तो सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है। जिसमें जो ये सतही अपवाह है, इसमें हमारा नदी तालाब आ जाता है, ठीक है। अपवाह का मतलब होता है बहना। तो नदी से हमारा जो प्राप्त होता है उसको हम लोग सतही अपवाह जल बोलते हैं। और सार्वभौम जल किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मिट्टी के अंदर से बोरिंग करके निकालते हैं जल को, उसको हम लोग भौम जल स्रोत कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए,
ये जो हमारा 2%, 2.5% आप देख रहे हैं ना, जो पीने योग्य है, इसमें भी कुछ लोचा है। लोचा क्या है स्टूडेंट, जो जो 2.5% जो पीने योग्य है, इसमें हमारा 70%, ठीक है, इससे 70% का मतलब हो गया कि ये 2.5% का 3 भाग क्या है, बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर में है। देखिए इस फिगर से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जल जो है स्टूडेंट, जो 97% जल हमारा है लवणीय और 2.5% योग्य जो है पीने योग्य जल है। इसमें जो है 70% हमारा ग्लेशियर मतलब बर्फ के रूप में है और 30% अलवणीय है जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, पीने योग्य है। तो इस प्रकार से जल का बंटवारा हमारा इस धरती पर है। आप लोगों को ये पहला स्लाइड समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार से आप लोगों को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं और अगला स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है जल का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो जल का प्रबंधन हम लोगों को क्यों आवश्यक है, बचाव करना क्यों आवश्यक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जल एक विशाल भंडार है। जल विशाल भंडार है। कैसे विशाल भंडार, आप लोगों को फिगर बता ही दिया हूं कि 4 भाग में हमारा 3 भाग क्या है, पृथ्वी पे जल ही है, तो विशाल भंडार है। और यह नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल क्या है स्टूडेंट, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी जो है हमारा बारिश के मौसम में जो गिरता है वो हमारा क्या होता है, वाष्पित होकर के फिर से बादल बनता है और फिर से हम लोगों को पानी प्राप्त होता है। मतलब पानी का प्रक्रिया जो प्राप्त होने प्रक्रिया है, ये एक चक्र में बंधा हुआ है। हम लोगों को बार बार शुद्ध पानी प्राप्त होते रहता है, ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी हमें जल का दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम लोगों को क्या है, जल की कमी महसूस हो रहा है, जल की कमी पड़ रहा है। बहुत सारे जो शहर हैं वहां पे जल अलर्ट भी कर दिया गया है कि वहां पे 2050 तक आते आते बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बिना जल के मर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे, बिना जल के मर जाएंगे 2050 आते आते। तो ये हम लोगों का भी डाटा है, ये हमारा सरकारी डाटा है कि 2050 आते आते जल की इतना ज्यादा किल्लत हो जाएगी कि लोग मरने लगेंगे जल के बिना। तो देखिए आगे हमारा लिखा हुआ, क्योंकि सतही अपवाह एवं भौम जल स्रोत में भारी उपयोग के कारण जल की मात्रा समाप्त होती चली जा रही है। तो जो सतही अपवाह और भौम जल की स्रोत हैं, मतलब कि पहले हम लोग बोरिंग करवाते थे तो 100 से 200 फीट करवाते थे, 200 फीट लगभग करवाते थे, लेकिन अभी हम लोगों को हजार फीट तक बोरिंग करवाना पड़ रहा है। तो क्यों करवाना पड़ रहा है कि जो सतह के अंदर में जो जल के लेयर थे, ये हमारा सतह है, ठीक है, और सतह के अंदर में जो जल के लेयर थे वो पानी जो है लेयर है वो घट रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब पानी का मात्रा कम हो रहा है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नदी तालाब क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं, और वो पानी क्या होता है, हर साल बारिश के कारण वो समुद्र में जाकर के मिल जाता है और वो भी क्या हो जाता है, लवणीय जल में मिल जाता है, लवणीय हो जाता है। सिंपल सा बात है। तो इसी कारण से हम लोगों को जल का प्रबंधन बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ स्थानों पे सूखा भी पड़ने लगा है। तो कुछ स्थानों पे क्या होने लगा है स्टूडेंट, सूखा भी पड़ने लगा है। सूखा पड़ने का मतलब होता है कि वहां पे बारिश नहीं होने लगा, ठीक है। इन इलाकों को सूखाग्रस्त इलाका कहते हैं। खास करके राजस्थान का बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे जिला हैं जो सूखाग्रस्त हो चुके हैं। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली जल आगे जाकर नदियों से मिल जाती है।
आगे जाकर कहाँ से मिल जाती है, नदियों से मिल जाती है। मतलब कि एक फैक्ट्री यहाँ पे लगा हुआ है, तो फैक्ट्री से जो भी प्रदूषित जल निकलता है उसको नाली की सहायता से नदी में मिलाया जाता है। खास करके अभी जो गंगा नदी है सबसे प्रदूषित नदी बन चुका है हमारे देश का। उसमें बहुत सारे फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल को वहां पे मिला दिया जाता है जल में, जिससे हमारा क्या होता है, जल के अंदर रहने वाले जीव भी मर रहे हैं। जो जल के अंदर रहते हैं वो जीव भी मर रहे हैं। पेड़ पौधों के निरंतर कटाई के वजह से वर्षा दर में भी कमी आई है। पहले की अपेक्षा अभी क्या होता है, वर्षा भी बहुत ही कम मात्रा में होता है। कुछ कुछ स्थानों पे जहाँ पे वर्षा नहीं होता है उसको हम लोग सूखाग्रस्त इलाका भी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिससे जल नवीकरणीय चक्र बिगड़ चुका है। जल का जो नवीकरणीय होने का चक्र है वो हमारा पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है, तो वही खराब हो गया है, तो हमारा क्या हो गया, चक्र भी खराब हो गया है। जिससे राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं को पानी के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। मतलब महिलाओं को खास करके जहाँ पे सूखाग्रस्त इलाका होता है, बहुत दूर दूर तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सुबह उठ करके पानी लाने जाना पड़ता है, और वो भी पूरा भरपूर मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, और उतना दूर से पानी महिलाओं के द्वारा लाया जाता है। आप इस फोटो में यहाँ पे देख सकते हैं कश्मीर वाला इलाका जो हमारा बर्फ जहाँ पे पड़ता है, वहां पे भी पानी का कमी है, क्योंकि जितना भी जल है वो हमारा क्या है, बर्फ के रूप में है। और दूसरा फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार से लाइनें लगी हुई है राजस्थान जैसे शहरों में, जहाँ पे हमारा क्या है, महिलाएं पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर से आई हुई हैं और ये पानी लेकर जाएंगी। तो इस फोटो से आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कितना किल्लत हो चुका है पानी का, इतना ज्यादा पानी होते के बावजूद भी। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या भी जल की उपयोगिता को बढ़ा देता है। जनसंख्या के वृद्धि भी क्या है, उपयोगिता को बढ़ा देता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा उपयोग किया जाएगा। हर पर्सन पर डे लगभग लगभग 100 लीटर उपयोग कर ही लेता है। नहाने में, कपड़ा धोने में, बहुत सारे चीजें हैं, फसल पैदा करने में। इतना ज्यादा, जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उतना ज्यादा पानी का उपयोग होगा, जिससे अधिक मात्रा में खेती की जाती है एवं जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि किन किन वजहों से हम लोगों को जल का प्रबंधन करना आवश्यक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए वीडियो को। और वीडियो में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो को समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए आगे लिखा हुआ है, लेकिन ड्रिप सिस्टम से खेती करके जल का बचाव कर सकते हैं। ड्रिप सिस्टम के बारे में मैं पहले ही अगला जो पहला पार्ट का वीडियो था उसमें बता चुका हूं कि जो ड्रिप सिस्टम होता है, इस प्रकार से एक खेत होता है और उसमें पतली पतली पाइपों को इस प्रकार से बिछा देते हैं, और पाइपों के अंदर में जो है छोटा छोटा दूरी दूरी पर, समान दूरी पर छिद्र होता है, और इससे बूंद बूंद करके सिर्फ पौधों को ही पानी मिलता है, जिससे हमारा पौधा ग्रोथ करता है। और बाकी का जो इधर का बगल का एरिया जहाँ ग्रोथ नहीं कर पाता है वहाँ पे घास फूस जैसे कोई भी चीज जन्मता नहीं है, और हम लोगों का पौधा स्वस्थ रहता है और पैदावार भी बढ़ता है। तो ये ड्रिप सिस्टम हमारे देश में अच्छे से लागू होना चाहिए और सभी लोगों को पता होना चाहिए ड्रिप सिस्टम के बारे में। देखिए इससे भी हमारा खेती हो रहा है, तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि में जो उपयोगिता जो जल का बढ़ा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं एवं जल प्रबंधन। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, नदी परियोजना क्या होती है। तो बहुत सारे नदियों पर जो है बांध सरकार के द्वारा बनाया गया है, और सरकार के द्वारा जो बांध बनाया गया है उसका जो जल होता था, नदी का जल होता था, उसका उपयोग जो बगल के एरिया के लोग होते थे वो उपयोग करते थे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना को बांध परियोजना भी कहा जाता है। जो बहुउद्देशीय नदी परियोजना है उसको हम लोग बांध परियोजना के भी नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको बांध परियोजना भी कहते हैं। देश में जल का उपयोग करने के अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे देखिए बांध का निर्माण जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बांध का निर्माण मतलब कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाकर हम लोग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है। नदी का जल जो समुद्र में मिल जाएगा, उस पानी का उपयोग अगर हम खेती करने में उपयोग कर लेते हैं तो जो संतुलन बिगड़ चुका है पानी चक्र का, जल चक्र का, वो फिर से हम उसको सुधार कर सकते हैं।
बांध के पानी का उपयोग बृहद स्तर पर सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग हम सिंचाई में कर सकते हैं। बांध का पानी का उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। तो बांध का जो पानी होता है उसको बिजली उत्पादन में किया जाता है। बड़े बड़े टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के ऊपर ऊपर से पानी इस प्रकार से गिराया जाता है और पानी को गिरा करके यहाँ पे टरबाइन लगा होता है, पंख, इस पंख पर पानी गिराया जाता है और इस प्रकार से रोटेट करता है। और रोटेट करता है तो इससे जो जुड़ा हुआ डायनेमो होता है उसमें बिजली पैदा होता है और इस प्रकार से देश में बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद बाढ़ नियंत्रण भी बांध बनाकर किया जा सकता है। मतलब कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रॉब्लम है, बाढ़ बार बार आता है, तो वहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर कर सकते हैं और बाढ़ का भी नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बांध के दुष्प्रभाव। देखिए फ्रेंड, हर चीज का जब हम लोग फायदे का बात करते हैं तो हर चीज का नुकसान भी होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम दूध पीते हैं, दूध से हम लोगों को कैल्शियम मिलता है और वो बहुत ही फायदेमंद है। तो दूध को भी आप बहुत अधिक मात्रा में पीजिएगा तो वो भी क्या होता है, जहर का कार्य करता है। ठीक है, एसिडिटी वगैरह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध का जो है उसमें हमारा लैक्टिक एसिड होता है। दूध में क्या होता है स्टूडेंट, दूध में हमारा लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेट को खराब कर देता है। इसलिए कि हर चीज को हम लोगों को सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं क्या है हमारा दुष्प्रभाव। तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा, यहाँ पे बड़ा होगा, जमीन का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। तो बांध बनाने से क्या होता है स्टूडेंट के बहुत ही बड़ा हिस्सा जमीन का एक जलमग्न हो जाता है और जलमग्न होने से देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बांध के टूटने या खोले जाने पर आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। मतलब कि जब अधिक मात्रा में बारिश हो गया, देखिए यहाँ पे बांध बना हुआ है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में इन क्षेत्रों में अगर बारिश हो जाता है तो पानी क्या होगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा और पानी का स्तर बढ़ गया तो हमारा क्या होता है, बांध टूट सकता है। ये दीवार टूट जाएगा तो ये पानी आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, जिससे बहुत ही बड़ा जान माल का भी खतरा हो सकता है और बाढ़ भी आ सकता है। इस प्रकार से बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और इससे क्या होता है, मिट्टी के कटाव के कारण मृदा अपरदन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो बाढ़ का पानी क्या करता है, मिट्टी को काटता है। तो मिट्टी को काट करके अपने साथ में जो चादर अपरदन आप लोगों को समझा चुके हैं, चादर अपरदन किसको कहते हैं, तो पानी के साथ में मिट्टी घुल करके क्या होगा, दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, दुष्प्रभाव हैं इसके। स्थानीय लोगों को अपनी जमीन और आजीविका के साधनों को छोड़कर पलायन करना पड़ता है। तो जिस जगह पे बांध बनाया जाएगा उस जगह पे क्या होगा कि वहाँ के रहने वाले लोगों को उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे बांध बना हुआ है तो इस जगह पे कोई भी नदी के किनारे गांव बसा होता है, आप लोग देखे ही होंगे। उस गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां से अपने आजीविका को छोड़ करके पलायन करना पड़ता है। उसके बाद देखिए जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती है। तो जलाशय बनाने के कारण क्या होता है कि वहां के जो देखिए यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे होंगे जलाशय में वनस्पति होंगे वो हमारा क्या होगा, पानी में डूब जाएगा और कालांतर में मतलब समय के बीतने के साथ साथ वो क्या होगा, अपघटित हो जाएगा, मतलब कि वो सड़ गल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे, बांध को आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे। उसके अनुसार जो बांध परियोजनाएं हैं बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छा समझते थे और उन्हीं के टाइम में सबसे ज्यादा बांध का निर्माण किया गया है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में। तो चलिए हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ते हैं और आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, बांध निर्माण से नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन का भी कारण बना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक नर्मदा नदी पर किया गया आंदोलन है और टिहरी बांध आंदोलन ये भी हमारा टिहरी बांध पर किया गया आंदोलन है। वहाँ पे क्या किया गया था कि बांध बनाया गया था जिसके कारण बहुत ही जान माल का क्षति हुआ था, जिसके कारण वहाँ के लोग आक्रोश में आकर बांध को हटाने या तोड़ देने का निर्णय लिया और उन्होंने आंदोलन किया था। देखिए अगला जो हमारा यहाँ पे फोटो आप दे सकते हैं,
ये हमारा है मुख्य नदियों एवं बांध। ये भारत के मुख्य नदियों एवं बांध का ये फोटो दिया हुआ है। ये बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस फोटो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा नदी या कौन सा बांध किस जगह पे उपस्थित है। इसका भी हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे पर्सनल, मुख्य नदियों एवं उसके बांध के बारे में। उसमें हम लोग आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। ये हमारा लेक्चर 1 वीडियो है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है जल संग्रहण। तो जल का संग्रहण भी तो करना हम लोगों को है, प्रबंधन भी तो करना है, जल का बचाव भी तो करना है। तो जल जो हमारा नदियों के द्वारा लवणीय होता जा रहा है समुद्र में मिलकर, उसको हम लोग को क्या करना है, बचाव करना है, बचाना है। तो कैसे बचाना है? जल संग्रहण के लिए अलग अलग जगहों पर अनेक तरीके अपनाई जाती है एवं पानी की समस्या को खत्म किया जाता है। राजस्थान जैसे राज्यों में जल संग्रहण पर खास जोर दिया जाता है। खास करके जो राजस्थान है, जहाँ पे बारिश कम होता है, सूखाग्रस्त जहाँ पे इलाका है, और बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे क्या होता है, सीधे पानी नीचे चला जाता है, तो उन लोगों को पानी का उपयोग करने में बहुत ही दिक्कत होता है। उन जगहों पर, उन राज्यों में हमारा क्या है, जल का संग्रहण का कार्य किया जाता है। देखिए यहाँ पे जल संग्रहण में क्या क्या मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। पहला है गूल अथवा कूल का निर्माण। ठीक है, जल संग्रहण के लिए एक ये तरीका है, गूल अथवा कूल का निर्माण किया जाता है। दूसरा तरीका है बाढ़ जल वाहिकाएं। ठीक है, बाढ़ जल वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है गड्ढे का निर्माण। गड्ढे का निर्माण भी करके जल का संग्रहण किया जाता है। खादिन और जोहड़ का निर्माण करके भी हमारा जल का संग्रहण किया जाता है। और छत वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान तरीका है जल को संग्रह करने का, इसको भी हम लोग जल संग्रहण के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। और ये कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है खास करके। तो कैसे है, हमारा सारे पॉइंट को बारी बारी से चलिए हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए पहला हमारा है गुल अथवा कुल। तो गुल अथवा कुल किसको कहते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। अभी मैंने बताया कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, नदी का पानी सीधा नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे बसे लोगों को तो पानी उपयोग करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि पर्वत पर ही क्या करते हैं, इस तरह तालाब नुमा गड्ढा बना देते हैं, और बना करके वो क्या करते हैं, इस प्रकार से वाहिकाओं का, नलिकाओं का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जमा हुआ पानी है उसको अपने खेतों तक ले जाते हैं और अपने खेतों में ले जा करके उपयोग करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल का निर्माण करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है और अपने खेत तक ले जा करके पानी का उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुल या कुल। उसके बाद है छत वर्षा जल संग्रहण। ये छत वर्षा जल संग्रहण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसमें क्या होता है, छत को एक हौजनुमा बनाया जाता है। जैसे जो छत जो हम लोग बनाते हैं ये सपाट होता है, लेकिन छत के ऊपर में हम लोग इस प्रकार से चारों तरफ घेराव कर दें, ठीक है, तो ये हमारा हौजनुमा बन जाएगा। और जब बारिश का पानी यहाँ पे गिरेगा तो बारिश का पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, और पानी जमा होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली एक पाइप नीचे की ओर गया हुआ है, ये पाइप। और इस पाइप के थ्रू क्या है, पुराना कुआं या पुराना गड्ढा कुछ भी है या नया गड्ढा बना करके वहां पे पाइप को डाल दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, भौम जल का स्रोत का बढ़ोतरी होता है, बढ़ता है, वहां पे पानी का लेयर बढ़ता है। तो इस प्रकार से जब जो पानी का वर्षा होता है ये हमारा इस प्रकार से पाइप के थ्रू यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा फोटो में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो बारिश का पानी है उसको गड्ढा में डाला जा रहा है, हैंडपंप बना करके उसमें इस प्रकार से कनेक्ट किया जा रहा है, जहां से पानी फिर से भौम स्रोतों में जाकर के मिल रहा है। तो इस प्रकार का विधि का उपयोग किया जाता है जल संग्रहण के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं अगला में। देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में वाहिकाओं का निर्माण करके नदी के धार का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता धोना, खाना बनाने के लिए उपयोग करना, पशुओं के लिए उपयोग करना, इन सारे उपयोग को भी लिया जाता है।
छत वर्षा जल संग्रहण में हम लोग पढ़ लेते हैं पश्चिमी भारत हमारा कौन सा है, तो गुजरात है पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। इन सारे राज्यों में हमारा क्या ये पश्चिमी राज्य है, पश्चिमी भारत है। विशेषकर राजस्थान में पीने का जल संग्रह एकत्रित करने के लिए इस विधि को अपनाते हैं। इसमें छत पर पानी संग्रह करने के लिए हौज बनाया जाता है और जल को किसी पाइप की सहायता से किसी टैंक में स्टोर किया जाता है एवं जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, घर के अंदर में देखिए ऊपर में यहाँ पे पानी जमा हो रहा है और घर के अंदर में एक पाइप की सहायता से एक और हौज बनाया हुआ रहता है और उसमें हमारा पानी क्या होता है, स्टोर होता है। अब जब सूखा पड़ जाएगा या जब गर्मी आ जाएगा, भीषण गर्मी पड़ने लगेगा, उस टाइम क्या होगा, इस पानी को निकाल निकाल कर लोग उपयोग करेंगे। उपयोग क्या क्या में करेंगे, मवेशियों के लिए कर सकते हैं, अपना खुद का उपयोग के लिए कर सकते हैं, नहाने धोने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से जल का संग्रहण कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो एक चीज जरूर समझ में आ रहा होगा कि पानी का कितना किल्लत है, इतना अधिक मात्रा में पानी होने के बावजूद भी कि लोग इन सारे तरीकों को भी अपनाते हैं। और ये तरीका आज ही नहीं, बहुत पहले, बहुत साल पहले भी राजा के टाइम पर भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और किए जाते थे। और उन सारे फोटो को भी आप लोग बुक में देख लीजिएगा किस प्रकार से राजा के समय में भी महलों के ऊपर से पाइप को नीचे जमीन में गाड़ करके जल का संग्रहण या भौम जल स्रोत को बढ़ाया जाता था। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। गड्ढों का निर्माण। शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बना दिए जाते हैं, इस प्रकार से तालाब जैसा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं तालाब। तालाब जैसा कुछ बना देते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, पानी, वर्षा का पानी स्टोर हो जाता है। और जब वर्षा का पानी जब चला जाता है, तब जब हम लोग इसमें धान का रोपाई करते हैं या किसी फसल का उपयोग करते हैं, उस टाइम इस पानी को उपयोग हम लोग अपने दूसरे खेतों में भी कर सकते हैं, इसको निकाल करके पंप की सहायता से। और इस प्रकार से ये हमारा फोटो है, इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद है बाढ़ जल वाहिकाओं का निर्माण। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में, जो पश्चिम बंगाल का बाढ़ का मैदान है, वहाँ पे जो नदी इस प्रकार से बहे हुए हैं, तो नदियों से इस प्रकार से वाहिकाओं का निर्माण किया जाता है, अलग अलग धारा का निर्माण किया जाता है पानी को, और पानी को अपने खेतों तक इस प्रकार से ले जाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ जल वाहिकाओं का निर्माण करके भी पानी का संग्रहण किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसके बाद है खातिन एवं जोहड़ का निर्माण। राजस्थान में जैसलमेर में खादिन का निर्माण एवं अन्य क्षेत्रों में जोहड़ का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से हमारा खादिन और जोहड़ का भी निर्माण किया जाता है। उसके बाद है टांका। यह बड़े कमरे जितना बड़ा होता है जिसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। टांका भी मैंने समझाया कि जो वर्षा का जल होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कमरे के समान इस प्रकार से और टैंक नीचे बना करके उसमें हम लोग पाइप से पानी को संग्रह करते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको निकाल करके उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ तक का सारा सफर था हम समाप्त कर चुके हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो को अच्छे से देख करके समझ पाएँ। और आने वाले चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करा दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय।